तो थर्मोडायनेमिक्स के एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर रहा हूँ। Question number 41 asks one mole of non-ideal gas undergoes a change of state, 2 atmosphere 3 liter 95 Kelvin to 4 atmosphere 5 liter 245 Kelvin. With a change in internal energy delta U equal to 30 liter atmosphere, the change in enthalpy for the process. तो आपको बताया था कि आइडियल गैस के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस E डेल्टा भी अप्लाई कर सकते हैं और बट इट इज अ नॉन आइडियल गैस, तो हमारा फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू U प्लस PV। उसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, नॉट P डेल्टा V, बी केयरफुल। ठीक है, तो नॉन आइडियल गैस तो डेल्टा PV अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू आपको निकालनी है। डेल्टा U गिवन है अपने को 30 लीटर एटमॉस्फेयर। अब डेल्टा PV लिखेंगे तो इट इज P2V2 माइनस P1V1 सिंपली। तो इट इज P2V2 माइनस P1V1, सो इट इज 4 into 5 माइनस 2 into 3। ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होकर। कितना रहा सॉल्व होकर बताओ मेरे को। 44 लीटर एटमॉस्फेयर अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ A to B इज डिफिकल्ट एंड इट इज कैरीड आउट विद द फॉलोइंग पाथ। तो एंट्रोपी चेंज A से C दिया है, C से D दिया है, B से D दिया है। वेयर E यूज द एंट्रोपी यूनिट, तो डेल्टा एस ए बी बताना है आपको। तो आपको पता है कि एंट्रोपी जो है वो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है, तो आप किसी भी प्रोसेस के लिए उस चीज को कैलकुलेट कर दो, बट इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम रखेंगे तो एंट्रोपी चेंज सेम आएगा। वी नो एंट्रोपी इज एन स्टेट फंक्शन, तो एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोसेस ए से बी अगर निकालना है तो दिस इज सेम एज एंट्रोपी चेंज ऑफ ए टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू बी। इन तीनों का समेशन कर दो आप, तो आपका नेट एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। एंट्रोपी चेंज ऑफ A to C is given 50 units, C to D is given 30 units, and B to D is given 20 units. So D to B will be minus 20 units. So this comes out to be 60 entropy units. ठीक. The next question is question number 46. In 46 questions, when a gas is heated at constant pressure, the fraction of heat supplied from its external work is. तो अगर किसी गैस को आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हो, तो क्वेश्चन पूछा है फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड यूज फॉर द वर्क डन। तो आप इसमें फर्स्ट लॉ पहले यूज कर लो क्वेश्चन में। तो बेसिकली आपको निकालना है फ्रैक्शन निकालना है वर्क डन अपॉन हीट। बेसिकली ये रिक्वायर्ड है, फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड यूज फॉर एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, और W की जगह आप लोग लिख सकते हैं Q माइनस डेल्टा U, और माइनस साइन और लगा लो बिकॉज Q प्लस W डेल्टा U लिखते हैं हम लोग बेसिकली। तो माइनस टाइम्स Q प्लस Q माइनस डेल्टा U बाय Q लिखना है आपको सीधे सीधे। आप किसी जनरलाइज प्रोसेस के लिए अगर हीट लिखते हैं तो दैट इज NC डेल्टा T, और C लिखने का तरीका आपको सिखा रखा है, दिस इज N, C की जगह लिखेंगे CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। या कांस्टेंट प्रेशर दिया है तो CP लिख लो सीधे सीधे, तो कोई दिक्कत ही नहीं बची। तो दिस इज NCP डेल्टा T। बस दोनों वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दो, कर लो। आगे आंसर निकाल दिया इसका किसी ने? सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स NCP डेल्टा T माइनस NCV डेल्टा T बाय NCP डेल्टा T। ये सॉल्व कर देंगे। तो CP माइनस CV की जगह R लिख लेना, और CP की जगह R अपॉन गामा माइनस वन लिख देना। CP की जगह R गामा R अपॉन गामा माइनस वन लिख देना, और CP माइनस CV की जगह R लिख लेना। N और डेल्टा T तो कैंसिल हो जाएगा। ये जो रिजल्ट आपको निकालना था
और दिस, ये जो वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर आ रही है वो ये आएगी, और इसको फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो एन और डेल्टा टी कैंसिल कर दो, आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो गामा माइनस वन अपॉन गामा आ जाएगा सॉल्व करके। तो माइनस टाइम्स गामा माइनस वन बाय गामा आएगा। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी वन माइनस वन अपॉन गामा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, माइनस साइन जो बाद में कैरी हो रहा है उसको चाहो तो आप साथ में एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड यूज फॉर एक्सटर्नल वर्क, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो माइनस साइन आप पहले ही हटा सकते हो साथ में, तो अगर सॉल्विंग करते टाइम चाहो तो माइनस साइन यहाँ से हटा सकते हो, तो जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी, इफिशिएंसी का फैक्टर आएगा ना, तो वन माइनस वन अपॉन गामा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 47 इट्स गिवन, A undergoes a process in which its pressure P and volume V are related as PV per N equal to constant, where N is a constant, gamma is Cp by Cv, the molar heat capacity for the gas in the process, then the molar heat capacity for the process in this process 0 for, उसका फॉर्मूला है सीधे सीधे आपको बताया था, C इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स होता है, या इस इक्वेशन के हिसाब से वन माइनस एन होता है, इसको जीरो कर देना है बस, तो सी वी की जगह आर अपॉन गामा माइनस वन लिखेंगे, बस आर अपॉन वन माइनस एन लिखेंगे, इसको जीरो करना, यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो बस एलसीएम लेना, वन माइनस एन प्लस गामा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो गामा माइनस एन या गामा इक्वल टू एन, अरे अगर दूसरे तरीके से सोचते हैं तो भी बात समझ आती है, तो पूरी सॉल्विंग बताई मैंने, दूसरे तरीके से आप इसे जल्दी भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसके लिए हीट एक्सचेंज जीरो होता है, उसका हीट कैपेसिटी जीरो दिखता है, तो एन की वैल्यू गामा होनी चाहिए थी, डायरेक्टली दिखा है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 51 पूछो, 51 के मैंने द प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैसेस चेंजेस एडियाबेटिकली फ्रॉम P1 ρ1 टू P2 ρ2, ρ2 by ρ1 is given 32 then P1 by P2 निकालना है, बस एडियाबेटिक प्रोसेस का सीधा फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो हमारे पास एडियाबेटिक इक्वेशन में पी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख लो, या डेंसिटी के साथ पहले इसको रिलेट कर लो, हमारे पास इक्वेशन होती है पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, ये इक्वेशन है। आप डेंसिटी को जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर टर्म में रिलेट कर सकते हो, तो यहाँ से डेंसिटी लिख सकते हैं हम लोग पी एम बाय आर टी, आपको रिलेशन पता है, टी पावर पी पावर वन माइनस गामा टी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन होता है, और उसमें से टेम्परेचर को रिप्लेस कर दो डेंसिटी के टर्म में, तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो अगर हम टेम्परेचर को डेंसिटी के टर्म में रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी पी पावर वन माइनस गामा इंटू पी बाई टी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसी को सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आ जाएगा पी इंटू डेंसिटी पावर पी इंटू डी पावर माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ऐसे रिलेशन पहले बना लिया जाता है, ये रिलेशन आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए सही से, ठीक है, हमारा रिलेशन के हिसाब से P1 D1 पावर माइनस गामा इक्वल टू P2 D2 पावर माइनस गामा बनेगा,
आपको यहाँ से चाहिए P1/P2 की वैल्यू आ जाएगी D2/D1 पावर माइनस गामा, या इसी को लिख सकते हैं D1/D2 पावर गामा। ये वैल्यू आपको 32 दे रखी है और इसको पावर लगाना है 7/5। 32 इज आई थिंक 2 पावर 5। ये वैल्यू 2 पावर 7 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसका आंसर सी आएगा, बस आंसर चेंज करना है। इसमें मेरा साइक्लिक प्रोसेस इज शोन इन द पीटी डायग्राम, व्हिच ऑफ द कर्व शोन इज द सेम प्रोसेस ऑफ ए इन द वीटी डायग्राम। तो उसमें क्या करते हैं, प्रोसेस मार्क कर लेते हैं पहले से और फिर वही वही प्रोसेस सीक्वेंस में सेट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 52 में देखो, प्रोसेस ए बी जो है वो पी प्रोपोर्शनल टू टी का केस है, तो ये आइसोकोरिक हो गया। प्रोसेस बी सी जो है, और इसमें भी ध्यान रखना है आइसोकोरिक हीटिंग होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है इस प्रोसेस में। इसके बाद प्रोसेस बी सी देखोगे तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो आइसोथर्मल। और प्रेशर देखो उसका कम हो रहा है, तो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और जब सी से ए की तरफ जा रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो दिस इज आइसोबारिक, आइसोबारिक कंप्रेशन। ये प्रोसेस हो गया। बस ये प्रोसेस चेक कर लो किसमें किसमें कौन कौन सा दे रखा है। तो जो सी वाला ऑप्शन है उसमें वीटी डायग्राम दे रखा है, तो जब हम सी से ए जा रहे हैं तो दैट मस्ट बी कंप्रेशन, वॉल्यूम कम होना चाहिए, हो रहा है। वी प्रोपोर्शनल टू टी है, आइसोबारिक है, सही है। ए से बी जा रहे हैं तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीटिंग, वो भी सही है। बी से सी प्रोसेस आइसोथर्मल और एक्सपेंशन है, तो वो भी सही आंसर मैच करेगा। पहले सारे प्रोसेस ठीक से लिख लो और उस प्रोसेस को गिवन ग्राफ से मैच करा लो। जो ऑप्शन सी है उसमें देखो, सी से ए क्या है, बी प्रोपोर्शनल टू टी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और उस प्रोसेस में देखो वॉल्यूम कम हो रहा है तो आइसोबारिक कंप्रेशन, करेक्ट। ए से बी में जा रहे हैं तो ए से बी में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइसोकोरिक हीटिंग। बी से सी जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो प्रोसेस सही से लिख लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। उसका आंसर जो है वो सी बन जाएगा। ठीक है, और प्रोसेस पहले क्लियरली लिखो, फिर उसके बाद सॉल्विंग बहुत इजी होती है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55। 55 लिखा था, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन molecule at a particular temperature is 0.048 electron volt. The translational kinetic energy of nitrogen molecules in electron volt at the same temperature. तो ऑक्सीजन जो है वो अपनी डायटोमिक गैस है और नाइट्रोजन जो है वो भी डायटोमिक गैस है। तो आपको पता है कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज 3/2 kT, वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है दिस इज इक्वल टू 3/2 kT पर मॉलिक्यूल लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर लिखना है तो 3/2 kT। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चाहे कोई भी गैस लेते चले जाओ, सबके लिए सेम वैल्यू बनेगी। तो आपको ऑक्सीजन की ये वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यही वैल्यू आपके लिए नाइट्रोजन के लिए आ जाएगी। नथिंग टू सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56। 56 में लिखा है 3.2 ग्राम ऑफ 3.2 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस जस्ट मेल्ट्स when with a m mass of steam, latent heat of ice is given 80 calorie per gram और latent heat of steam और लिखना पड़ेगा आपको, दो डेटा चाहिए होगा। फिजिक्स में ऐसे आपने बहुत क्वेश्चन किए होंगे, आप डायरेक्ट डेटा यूज कर लो। तो इस केस में देखो बस क्या करना है कि जो 3.2 kg आइस है उसका स्टेप बाय स्टेप चेंज लिखना पड़ेगा आपको। तो जो 3.2 kg आइस है वो पहले कन्वर्ट -10 डिग्री सेल्सियस पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी पहले आइस में, फिर इतना ही वाटर बनेगा, तो उसने केवल बोला जस्ट मेल्ट करने की कंडीशन लानी। तो जस्ट मेल्ट का मतलब 3.2 kg आइस जो है उसको 3.2 kg वाटर में कन्वर्ट कर दो। अब अगेंस्ट दैट जो स्टीम है
वो क्या होगा, वो स्टीम अपना वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जस्ट मेल्ट्स दैट अमाउंट, तो उसका मतलब स्टीम भी उसी टेम्परेचर तक पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ से प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि जो m kg स्टीम है, मुझे समझ में आ गया आपने क्या गलती करी होगी, वो आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ये पहले m kg वाटर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद ये m kg वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ले नहीं जाओगे तब तक इक्विलिब्रियम आएगी। ये दो इक्वेशंस आपको रिलेट करनी है। ठीक है, इक्वेशन लिखे देता हूँ, बाकी डेटा फिजिक्स वाली बुक से सीधे से यूज कर लेना। उसमें 3.2 kg आइस है पहले, तो 3.2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्लस 3.2 इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस विच इज गिवन 80 कैलोरी पर ग्राम। ये यूज कर लेना, बट यहाँ ध्यान रखना ये यूनिट भी फिर कैलोरी वाली यूज करना। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब स्टीम के लिए स्टार्ट कर दो तो दैट इज m kg इंटू सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 40 कैलोरी पर ग्राम दे रखा है, इसमें 1000 और मल्टीप्लाई करना। 80 कैलोरी पर ग्राम है आपके पास, 3.2 kg है, तो उसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। 540 इंटू एम इंटू 10 to the power 3 ये कर लेना, और फिर जो स्टीम है वो वाटर तक कन्वर्ट होगी आके, तो m kg स्टीम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी 100। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसको जब सॉल्व करोगे तब आपका फाइनल आंसर आएगा कितने ग्राम या कितने kg स्टीम आएगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए ये सब डेटा रिक्वायर्ड होगा, तो ये डेटा आप डायरेक्टली यूज कर लेना क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो फिर आप आसानी से कर सकते हो। बस यूनिट्स का सब ध्यान रखना। चाहो तो यहाँ से ये सब हटा दो, मैं भी पूरे वेरिएबल्स में लिखे देता हूँ सब। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज कर देना, और यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज कर। तो सारा डेटा दे रखा है आपको। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस देखो ये गिवन है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हो गया, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो गया, और ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम भी होगा। तो पूरा डेटा यूज करेगा तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना सॉल्व? यस सर। नेक्स्ट तक अभी यहीं तक करते हैं, फिर बाकी के डाउट्स आप अगली क्लास में पूछेंगे।